वेलकम टू द चैनल। अगर आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है, आज की ये वीडियो आपकी बेसिक इंग्लिश को मुकम्मल तौर पर सेट कर देगी। सिर्फ 5 चीजें समझ लो और आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। उर्दू में हम खुद के लिए 3 वर्ड यूज करते हैं, मैं, मुझे या मेरे लिए, और मेरा, मेरी या मेरे। और इंग्लिश में हम मैं के लिए आई का यूज करते हैं और इसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर हम करते हैं, यानी कि काम करने वाला अपने लिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। लेकिन जब आई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी जब इसी पर काम हो, तो फिर आई मी में चेंज हो जाता है। मी यानी मुझे या मेरे लिए। जैसे तुम मुझे कॉल करते हो, यू कॉल मी। लेकिन जब हम किसी चीज में ऑनरशिप यानी पोजेशन दिखाते हैं कि वो चीज मेरी है, तब हम माई का यूज करते हैं अपने लिए। माई मतलब मेरा, मेरी या मेरे। जैसे ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। वो मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। आई सब्जेक्ट होता है यानी काम करने वाला, और ये अक्सर सेंटेंस के स्टार्ट पे ही यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। और जब काम हमारे खुद के ऊपर होता है तो हम मी का यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। माई मीन्स ऑनरशिप या पोजेशन को दिखाता है, यानी कोई चीज या शख्स मेरा है, यानी मैं इस चीज का मालिक हूँ। तो देखा आपने, जब एक ही चीज अलग अलग पोजीशन में आती है तो इसका स्ट्रक्चर, मीनिंग सब चेंज हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, आई कॉल यू। तुम मुझे कॉल करते हो, यू कॉल मी। ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। तो देखा आपने, एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग पोजीशन में किस तरह से यूज होता है। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स भी, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये तमाम भी चेंज हो जाते हैं जब इनकी पोजीशन चेंज होती है। इन तमाम सब्जेक्ट्स की भी 3 ही शक्लें होती हैं, जैसे आई की थी, आई, मी, माई। जैसे अब ये देखें, यू का मतलब होता है तुम या आप। एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम यू का। जैसे यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब यू का ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो इसका मतलब होता है तुम्हें या आपको। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव शक्ल है वो भी यू ही होती है। जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू। अगर इसका यूज हम पोजेशन के तौर पे यानी ओनरशिप के तौर पे करेंगे यू का, तो फिर इसकी जो शक्ल होती है वो बन जाती है योर, तुम्हारा या आपका। दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है या ये तुम्हारा घर है। इसी तरह ही का देखिए, ही मतलब वो, लड़का जब होता है तो हम ही का यूज करते हैं वो के लिए। जैसे इसका अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करें तो हम बोलेंगे ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। लेकिन जब ही का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है तो फिर इसकी शक्ल बनती है हिम। इसका मतलब होता है उसे, यानी कि लड़के को। आई कॉल हिम। लेकिन जब इसका यूज हम ऑनरशिप के लिए करते हैं तो इसकी शक्ल हो जाती है हिज। इसका मतलब होता है उसका। दिस इज हिज फोन, दिस इज हिज फोन। इसी तरह अगर शी हो हमारा सब्जेक्ट, तो इसका मतलब भी होता है वो, लेकिन लड़की के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो शी का यूज एज अ सब्जेक्ट हम करेंगे तो ये सब्जेक्ट के तौर पे सबसे पहले स्टार्ट पे ही आ जाएगा सेंटेंस के, शी इज लर्निंग इंग्लिश। लेकिन जब इसका यूज एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे तो फिर इसकी शक्ल हो जाती है हर, जिसका मतलब होता है उसे, यानी कि लड़की को। आई कॉल्ड हर। लेकिन जब इसका यूज हम ऑनरशिप के लिए करेंगे तो फिर भी इसकी शक्ल हर ही रहती है, जिसका मतलब होता है उसका या उसकी। जैसे दिस इज हर बैग। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और ओनरशिप दोनों के लिए ही हम हर का यूज करते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हर का यूज अब यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है या फिर एज अ ओनरशिप हुआ है। देखिए, जब हर के बाद अगर नाउन आ जाता है, जैसे हर बैग, हर बुक,
तो फिर इसका यूज एज अ ओनरशिप हुआ है पोजेशन के तौर पे। लेकिन जब हर से पहले वर्ब आ जाए जैसे कॉल्ड हर, हेल्प्ड हर, तो फिर इसका यूज एज अ ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी। वी मीन्स हम। तो वी का यूज जब हम एज अ सब्जेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है हम। जैसे वी प्ले फुटबॉल। इसी तरह जब वी का यूज हम एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं तो इसकी शक्ल हो जाती है अस, जिसका मतलब होता है हमें। ही कॉल्ड अस। लेकिन जब वी का यूज हम एज अ पोजेशन करते हैं तो इसकी शक्ल बनती है अवर, हमारा। दिस इज अवर हाउस। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, जिसका मतलब होता है वो। लेकिन जब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो फिर हम दे का यूज करते हैं। तो दे का यूज जब हम एज अ सब्जेक्ट करेंगे तो मतलब होता है वो लोग। जैसे दे प्ले फुटबॉल। लेकिन जब दे का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है तो इसकी शक्ल बनती है देम, और इसे इसका मतलब होता है उन्हें। आई कॉल्ड देम। लेकिन जब इसका यूज एज अ पोजेशन किया जाता है तो इसकी शक्ल बन जाती है देयर, जिसका मतलब होता है उनका। दिस इज देयर हाउस। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक से सब्जेक्ट जिनकी तीनों फॉर्म्स आज हमने डिस्कस की हैं। आई मतलब मैं, आई मी माई। यू मतलब तुम या आप, यू योर। ही मतलब वो लड़का, ही हिम हिज। शी मतलब वो लड़की, शी हर। वी मतलब हम, वी अस अवर। दे मतलब वो ज्यादा लोग, दे देम देयर। इट मतलब ये बेजान चीज, इट्स। चलिए अब आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स पे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब को पावर देते हैं। ये बताती हैं कि क्या आप कुछ कर सकते हैं, क्या आप में एबिलिटी है, क्या आपको इजाजत है। परमिशन के बारे में बताते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि क्या इम्कान है, क्या मशवरा है, एडवाइस के बारे में बताते हैं, और नेसेसिटी के बारे में बताते हैं। तो मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू। ये सारे हमारे क्या हैं? मॉडल वर्ब्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। कभी भी हम इन मॉडल वर्ब्स के बाद टू या फिर आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। जैसे आई कैन टू स्विम, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमने कैन के बाद टू का यूज किया है। तो हम कैन के बाद टू का यूज नहीं कर सकते क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है। तो सही सेंटेंस होगा आई कैन स्विम। इसी तरह से यू शुड स्टडिंग। आप देखें, शुड एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो हमें शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू शुड स्टडी। क्योंकि शुड एक मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बात कर लेते हैं इन मॉडल वर्ब्स के यूजेस की, कि इनका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं और किन सिचुएशंस में करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैन, कुड और मे के बारे में। इन तीनों का यूज किया जाता है एबिलिटी बताने के लिए और परमिशन बताने के लिए। एबिलिटी मीन्स सलाहियत, यानी किसी काम की सलाहियत, और किसी को परमिशन देने या लेने के लिए। जैसे वो इंग्लिश बोल सकती है, यानी इसमें एबिलिटी है इंग्लिश बोलने की। यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाया जा रहा है तो यूज करेंगे कैन का। शी कैन स्पीक इंग्लिश। जबकि कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं बचपन में तैर सकता था, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। वैसे ही कैन नॉर्मल परमिशन के लिए और कुड रिस्पेक्टफुल परमिशन और पोलाइट परमिशन के लिए यूज होता है। जैसे क्या मैं आ सकता हूँ, कैन आई कम, कैन आई कम। और पोलाइटली बोलना हो तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं।
कुड यू हेल्प मी, जबकि मे फॉर्मल परमिशन के लिए और फॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज होता है। जैसे क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। तो ये तो थी रिक्वेस्ट और परमिशन की बात, लेकिन जब हमें किसी को एडवाइस यानी सजेशन या स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना हो तो तब भी हम मॉडल वर्ब्स का ही यूज करते हैं, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसके लिए हमें शुड, मस्ट और आउट टू का यूज करना होता है। जैसे जब हम किसी को नॉर्मल एडवाइस यानी सिर्फ इस्लाह देंगे तो शुड का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। लेकिन जब हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग या फॉर्मल एडवाइस देना हो तो हम आउट टू का यूज करेंगे। जैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वी आउट टू हेल्प अदर्स, वी आउट टू हेल्प अदर्स। लेकिन जब हम किसी को कोई जरूरी काम करने का प्रेशर देते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये लाजमी करना ही है, तब मस्ट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। तो देखा आपने, शुड नॉर्मल सजेशन देता है तो आउट टू स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल सजेशन के लिए यूज होता है, और मस्ट जो है काम करना ही होगा पे जोर देता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर की सेंस में कि कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं विल और वुड की। विल का मतलब करूंगा, होगा या पक्का करूंगा। विल फ्यूचर को दिखाता है। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, वो आएगी, शी विल कम, शी विल कम। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। लेकिन वुड का मतलब है करता, करता अगर। वुड कंडीशन और सॉफ्ट फीलिंग के लिए यूज होता है। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी। मुझे चाय चाहिए, आई वुड लाइक सम टी, आई वुड लाइक सम टी। इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे मैं जाता अगर मेरे पास टाइम होता, मैं जाता अगर मेरे पास वक्त होता, आई वुड गो इफ आई हैड टाइम, आई वुड गो इफ आई हैड टाइम। वैसे ही पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। When I was young, I would play football. When I was young, I would play football. Will डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग है तो वुड जो है सॉफ्ट और इनडायरेक्ट होता है। आई होप यहाँ तक आप मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट मॉडल्स की, यानी तमाम मॉडल वर्ब्स के साथ हैव का यूज। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब्स के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मिस्ड चांस और गेस, रिग्रेट और पास्ट फीलिंग को दिखाता है। जैसे शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका मतलब है करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, यानी हमें पता था कि वो सही काम है लेकिन किया नहीं, जिस पर अफसोस महसूस हो रहा है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं पढ़ा, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। ऐसे ही उसे सच बताना चाहिए था, यानी सच बताना सही था लेकिन उसे सच नहीं बताया। शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, शी शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। जबकि कुड हैव मतलब कर सकता था लेकिन नहीं किया, यानी नहीं हुआ। कुड हैव पास्ट में मिस्ड चांस पर अफसोस जाहिर करता है कि कर सकता था, एबिलिटी थी, चांस भी था लेकिन किया नहीं या हुआ नहीं। जैसे वो जीत सकता था, यानी जीतने की एबिलिटी थी लेकिन जीता नहीं। ही कुड हैव वोन, ही कुड हैव वोन। ऐसे ही वो मदद कर सकती थी लेकिन उसने मदद नहीं की। शी कुड हैव हेल्प्ड, शी कुड हैव हेल्प्ड। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही काम को ना करने पर अफसोस करता है, जबकि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस्ड चांस पर अफसोस जाहिर करता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडीशन पूरी ना होने पर अफसोस जाहिर करता है कि काम हो जाता लेकिन कंडीशन पूरी नहीं हुई। जैसे मैं तुम्हारी मदद करता, यानी तुमने मुझे बताया होता तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू,
आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ऐसे ही हम जीत जाते, यानी अगर प्रैक्टिस करते तो जीत जाते। वी वुड हैव वोन, वी वुड हैव वोन। जबकि मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ को दिखाता है कि पक्का हुआ होगा या जरूर होगा, यानी हमने आंखों से देखा नहीं फिर भी पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा, जैसे वो पहुंच गया होगा। यानी हमें पक्का यकीन तो नहीं कि वो पहुंच गया होगा, लेकिन हम पक्का अंदाजा लगा रहे हैं कि वो पहुंच गया होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड, ही मस्ट हैव रीच्ड। तुमने ये सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस, यू मस्ट हैव हर्ड दिस। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग गैस को दिखाता है कि पक्का ऐसा हुआ होगा, जबकि माइट हैव वीक गैस को दिखाता है कि शायद हुआ हो और पूरी तरह यकीन नहीं होता। शायद वो जा चुका हो, यानी पक्का तो नहीं है, हो सकता है वो चला गया हो। ही माइट हैव लेफ्ट, ही माइट हैव लेफ्ट। ऐसे ही शायद उन्होंने ट्रेन मिस कर दी, मतलब पक्का तो नहीं पता लेकिन हो सकता है उन्होंने ट्रेन मिस कर दी हो। दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो देखा आपने, मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन फीलिंग चेंज होती है। मॉडल परफेक्ट सिर्फ पास्ट के अफसोस, पास्ट की इमेजिनेशन और पास्ट के मिस्ड चांस को नहीं दिखाता, बल्कि थर्ड कंडीशनल के लिए भी यूज होता है। थर्ड कंडीशनल मतलब अनरियल पास्ट कंडीशन, जब पास्ट में कुछ अलग होता है जो रियल में हुआ ही नहीं। ये सोच हम मॉडल परफेक्ट से जाहिर करते हैं। यानी इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है मॉडल परफेक्ट के साथ। यानी पहले कंडीशन बताई जाती है और मॉडल परफेक्ट में इसका रिजल्ट। जैसे पास्ट में कुछ नहीं हुआ लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये होता, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है रिजल्ट के लिए। जैसे अगर मैं पढ़ता तो मैं पक्का पास हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। यानी अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पक्का पास हो जाता। इस सेंटेंस में पूरा यकीन है अफसोस के साथ। तब वुड हैव का यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन जब पास्ट में एबिलिटी थी कुछ करने की लेकिन उस काम को किया ही नहीं गया, तब हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ता तो मैं पास हो सकता था। इफ आई हैड स्टडीड आई कुड हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई कुड हैव पास्ड। यानी पास होने की एबिलिटी थी लेकिन पढ़ाई नहीं की, जिसकी वजह से मैं पास नहीं हो सका। जबकि माइट हैव का यूज डाउट को दिखाता है। जैसे अगर मैं पढ़ता तो शायद पास हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड आई माइट हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई माइट हैव पास्ड। तो मे हैव थोड़ा फॉर्मल होता है जो डाउट या गेस को दिखाता है। जैसे अगर मैंने पढ़ाई की होती तो शायद मैं पास हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड आई मे हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई मे हैव पास्ड। जबकि शुड हैव दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था। जैसे अगर मैं पढ़ता तो मुझे पास हो जाना चाहिए था। इफ आई हैड स्टडीड आई शुड हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई शुड हैव पास्ड। तो मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ को दिखाता है कि कोई डाउट नहीं है, यानी बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डाउट की कोई जगह ही नहीं होती। जैसे अगर मैं पढ़ता तो मैं जरूर पास हो गया होता। इफ आई हैड स्टडीड आई मस्ट हैव पास्ड, इफ आई हैड स्टडीड आई मस्ट हैव पास्ड। तो देखा आपने, जैसे जैसे फीलिंग बदलती है वैसे वैसे मॉडल परफेक्ट भी चेंज होते जाते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।